हेलो एवरीवन, एमपीएलसी लीगल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल के भारत का संविधान सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं समानता के अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी के बारे में। उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान ने हम सभी को कुछ अधिकार दिए हैं जो हम सभी के जीने के लिए या यूँ कह सकते हैं कि एक अच्छा जीवन या एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बिना एक अच्छा जीवन जी पाना संभव नहीं है। ये मौलिक अधिकार 6 हैं और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में दिया गया है। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में क्या क्या समानता यह अधिकार हमें देता है। सबसे पहले अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष हम सभी को समानता देता है। जो अनुच्छेद 15 है वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो भी असमानता है उसके ऊपर रोक लगाता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता सभी को देता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी जो छुआछूत है उसका अंत करता है। अनुच्छेद जो 18 है वो किसी भी तरह की उपाधियों का अंत करता है। सबसे पहले तो ये कि मैंने पहले बताया था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो सभी नागरिकों को मिले हुए हैं, लेकिन कुछ अधिकार जो है व्यक्तियों को भी मिले हुए हैं। तो जो अनुच्छेद 14 है वो अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को मिला हुआ है, यानी अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है तो उसे भी यह अधिकार मिलता है। इसका जो मूल प्रावधान है यह है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण से किसी को वंचित नहीं करेगा। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट इस आर्टिकल में हैं और सबसे पहला है विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। तो जो विधि के समक्ष समानता है, जैसा कि इसके नाम से हम समझ सकते हैं, जो कानून है, जो विधि है वो सभी के ऊपर समान रूप से लागू होगी। मतलब विधि के आगे किसी भी तरह की कोई असमानता नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी विधि का उल्लंघन करता है तो उसके लिए एक जैसा प्रोविज़न होगा, अलग अलग नहीं होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश संविधान यानी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया था। इंग्लैंड का जो कॉमन लॉ है उससे लिया गया था। उसके बाद यह जो सिद्धांत है वो डाइसी का विधि का शासन जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बेस्ड है। अब डाइसी का विधि का शासन क्या है? डाइसी के विधि शासन का मतलब है कि जो विधि है वो सबके ऊपर समान है, यानी विधि से ऊपर कोई भी नहीं है। यह डाइसी का विधि का शासन है। एक तरीके से ये एक नेगेटिव कंटेंट लिए हुए है। नेगेटिव कंटेंट ये कि सबके ऊपर जो विधि है वो समान रूप से लागू होगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विधि सभी के ऊपर समान रूप से अगर लागू होती है तो बहुत ही पार्शलिटी वाली सिचुएशन हो जाती है। जैसे कि अगर कोई एक साधारण व्यक्ति है और एक व्यक्ति है जो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है या कह सकते हैं विकलांग है, और एक किसी दौड़ का आयोजन होता है, तो क्या उसके लिए और जो पीएच है उसके लिए एक जैसे नियम लागू कर पाना संभव है? नहीं है, क्योंकि जो एक साधारण व्यक्ति है उसकी तुलना में जो विकलांग व्यक्ति है वो शायद उस रेस को ना जीत पाए या पीछे रह जाए, तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस करने होंगे। तो इस तरीके से जो है समान विधि उसके ऊपर लागू कर पाना पॉसिबल नहीं। एक तरीके से इसका मतलब है कि समान परिस्थिति के जो लोग हैं उनके ऊपर समान कानून लागू होना। और इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट एक और है कि विधियों का समान संरक्षण। ये जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। एक तरीके से हम कह सकते हैं जो विधि के समक्ष समानता है ये नेगेटिव कंटेंट है और विधियों का समान संरक्षण जो है वो एक पॉजिटिव कंटेंट है। मतलब अगर समान जो परिस्थितियां हैं उस समान परिस्थिति में सभी के ऊपर समान कानून लागू होगा, अलग अलग नहीं होगा। अगर किसी ने चोरी की है तो उस चोरी की सज़ा सभी के लिए एक जैसी है। ऐसा नहीं है कि किसी अमीर ने चोरी की है तो उसको कम सज़ा मिलेगी या किसी गरीब ने चोरी की है तो उसको कम सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। यह जो है अगर असमान लोग हैं, मतलब जैसे पुरुष, स्त्रियां और बच्चे, ये असमान लोग हैं, तो इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस के साथ समान कानून लागू करने के लिए लागू की जाती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं, जैसा कि प्रोफेसर जेनिंग्स ने भी कहा था, कि समान परिस्थिति वाली व्यक्तियों के बीच में समान विधि लागू होनी चाहिए। वैसे तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, इन दोनों कॉन्सेप्ट का जो मतलब है वो एक ही है और वो है समान न्याय। लेकिन
इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। और हाँ, जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन सभी जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सारे मौलिक अधिकार पूर्ण मौलिक अधिकार नहीं है। इन मौलिक अधिकारों के साथ कोई ना कोई एक्सेप्शन या निर्बंधन ज़रूर है। तो हमें जो भी मौलिक अधिकार पढ़ना है वो इनके निर्बंधनों के साथ पढ़ना है। जैसे अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 में सभी के ऊपर विधियों को समान लागू किया गया है, सबके लिए कानून समान है, सबके लिए अगर किसी कानून के अंदर कोई सज़ा रखी गई है तो वो सबके लिए एक जैसी होगी। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और वो एक्सेप्शंस ये हैं कि भारतीय संविधान कुछ विशेष अधिकारियों को साधारण नागरिकों से कुछ विशेष अधिकार प्रदान करती है और ये विशेष अधिकार जो है वो आर्टिकल 361 में है। और इसके हिसाब से जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, लोक अधिकारी, ये जो विशेष पद और विशेष योग्यता रखने वाले लोग हैं, इन लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जिनके ऊपर समान विधि लागू नहीं की जा सकती। ये सब इसीलिए किया है क्योंकि इनका विशेष पद विशेष योग्यता के आधार पर, ताकि ये जो है अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल सकें। एक इसके अंदर कॉन्सेप्ट है इसके एक्सेप्शन में कि जो अनुच्छेद 14 है वो वर्गीकरण की अनुमति देता है, वर्ग विधान की नहीं। यानी कि जो कॉन्सेप्ट है कि सभी के ऊपर एक जैसी विधि लागू होगी, लेकिन यहाँ पे जो असमान परिस्थितियाँ हैं इसके अंदर कैटेगरी को डाला गया है और वो कैटेगरी हो जाती है जैसे किसी भी कोई राज्य है उसकी जो भौगोलिक दृष्टि है उसके आधार पर, कोई अगर पिछड़ा है या कोई आदिवासी एरिया है तो उन एरिया वालों को स्पेशल उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न्स हैं। जैसे जेंडर के बेस्ड पे महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए अलग से स्पेशल प्रोविज़न्स बनाए जाएंगे। जैसे एज है, अगर कोई छोटा है तो उसके लिए अलग प्रोविज़न होंगे, कोई बड़ा है वयस्क है तो उसके लिए अलग प्रोविज़न होंगे। इस तरह से कुछ एक्सेप्शंस को लेकर बाकी सभी के ऊपर एक जैसे विधि लागू होगी। उसके बाद आ जाते हैं अनुच्छेद 15 के ऊपर। अनुच्छेद 15 जो है केवल नागरिकों के ऊपर ही लागू होता है, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं उन्हें ही यह अधिकार है। और अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर असमानता का प्रतिषेध है। यानी कि ये जो 5 आधार हैं इनके आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसमें 5 आधार हैं। सबसे पहला है धर्म, फिर मूलवंश, फिर जाति, लिंग और जन्म स्थान। केवल इन 5 के आधार पर ही असमानता का विभेद किया जाता है। अब यहाँ जो शब्द केवल काम में लिया जा रहा है इसका मतलब ये है केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर ही विभेद प्रतिषेध है। अगर किसी भी तरीके से, जैसे अगर कोई निवास स्थान के आधार पर सिमिलरिटी नहीं होती है तो वो अनुच्छेद 15 का किसी भी तरीके से अगेंस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 5 बेस लिए गए हैं, निवास स्थान इसके अंदर नहीं है, ये अलग कैटेगरी आ जाती है। सिर्फ इन 5 कैटेगरी के आधार पर ही ये राइट जो है बनता है। तो इसके अंदर जो है इसका जो 15(1) है इसके अंदर 4 पार्ट हैं। 15(1) जो है इन ये जो 5 बेस हैं धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इनके ऊपर किसी भी तरह की असमानता को रोकता है। और ये कहता है कि अगर ऐसा कोई भी कानून होता है जो इन 5 आधारों के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव कर रहा है तो वह कानून वॉइड माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। इसके लिए प्रताप सिंह, एक केस है प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य। इस केस के अंदर गवर्नमेंट ने पुलिस एक्ट एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन के अंदर एक पर्टिकुलर जो एरिया था उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया यानी जो अशांत क्षेत्र था वो घोषित कर दिया था। और उस अशांत क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहाँ पे एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की ज़रूरत पड़ी। तो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स के लिए वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उन लोगों से टैक्स लिया गया। लेकिन उन लोगों में से वहाँ पे जो हरिजन और मुसलमान लोग थे उन लोगों को छूट दी गई टैक्स से। और वो छूट इसीलिए दी गई थी क्योंकि उनकी जाति और उनके धर्म के आधार पर। तो इस तरह से ये जो छूट थी वो कोर्ट ने 15(1) के अगेंस्ट मानी और ये जो नोटिफिकेशन था इस नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया।
अब अगर हम देखें इसके एक्सेप्शंस के बेस्ड पे, तो इसके एक्सेप्शन में ये है कि अगर जैसे कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो उस वैकेंसी में अलग अलग एरिया और अलग अलग जो जेंडर्स हैं या इनके आधार पर अलग अलग रूल्स हो सकते हैं, अलग अलग जो नियुक्तियां होती है वो असमान हो सकती है। उसके बाद है अनुच्छेद 15(2). अनुच्छेद 15(2) ये कहता है कि ये जो पांचों आधार है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर किसी भी तरीके से किसी नागरिक को जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, दुकानें, होटलें, मनोरंजन के स्थान, सिनेमाघर वगैरह, पार्क, कुछ भी है, या कोई भी सार्वजनिक स्थान है, कुएं, तालाब या कोई भी स्नानागार है, कोई भी ऐसे स्थल है जो सार्वजनिक है, उन स्थानों पर जाने के लिए यहाँ पे किसी भी तरीके से, पूरे तरीके से या कुछ थोड़े तरीके से वहाँ पर भाग लेने के लिए नहीं रोका जा सकता है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। स्पेशली ये कॉन्सेप्ट जो गाँव में प्रथाएं होती है कि जो नीची जाति के लोग होते हैं उन्हें कुएं, तालाबों पे या जो सार्वजनिक स्थान होते हैं वहाँ पे जाने के लिए रोका जाता है, उनके लिए बना हुआ है। उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव जो है प्रोहिबिटेड है, रोक है। जो अनुच्छेद 15(3) है और 15(4) है वो अनुच्छेद 15 का एक अपवाद है, और जो 15 जहाँ पे 15(1) असमानता को रोकता है वहाँ 15(3) महिलाओं और बच्चों को स्पेशल प्रोविज़न देता है। जो अनुच्छेद 15(3) है वह राज्य को एक पावर देता है कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। इसी तरह से अनुच्छेद 15(4) जो कि अनुच्छेद 15 का दूसरा अपवाद है, और इसको संविधान के पहले संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, और यह अनुच्छेद सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग है, कोई SC/ST वाले हैं, SC/ST वाले हैं या आदिवासी लोग हैं, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न देता है। इसके लिए एक फेमस केस है और वो है मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोईराजन का। इस केस में मद्रास राज्य की जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया, और उस ऑर्डर में ये था कि वहाँ के जितने भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उस इंजीनियरिंग कॉलेज में जातियाँ और धर्म के आधार पर कुछ निश्चित अनुपात के अंदर जो सीटें थी उनको रिजर्व कर दिया गया था। स्पेशली उसके अंदर जो जनरल कैटेगरी के जो लोग थे उनके लिए जो सीट्स थी वो ज़्यादा नहीं थी। जो स्पेशल कैटेगरी के लोग थे उन्हें वहाँ पे आसानी से एडमिशन मिल जाता था, और जो जनरल कैटेगरी के जो ब्राह्मण लोग थे वो वहाँ पे प्रवेश, योग्यता होने के बाद भी वहाँ पे प्रवेश नहीं ले पाते थे, और जो कैटेगरी वाले लोग होते थे उन्हें आसानी से प्रवेश मिल जाता था, जबकि उनके अंदर पूरी योग्यताएँ नहीं होती थी। तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को बिल्कुल सही बताया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे 15(1) के अगेंस्ट माना और कहा कि यह जो एडमिशन है वो यहाँ पे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर दिया जा रहा है, ना कि विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर। तो यह जो डिसीजन है, इस डिसीजन को चेंज करने के लिए 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया, और 15(4) के अंदर सामाजिक शैक्षिक पिछड़े वर्ग, SC/ST और आदिवासियों के लिए राज्य को ये अधिकार दिए गए कि वह इन लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। इस आर्टिकल के बेस के ऊपर जो वर्गीकरण किया जाता है पिछड़ी जाति और अधिक पिछड़ी जाति के अंदर, वो बिल्कुल संवैधानिक माना गया है। इसके लिए हम लोग रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं जो कि इस आर्टिकल के अंदर दिया गया था। इसके लिए एक जजमेंट है बालाजी बनाम मैसूर राज्य। इस केस में रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बताया गया था। ये जो बालाजी बनाम मैसूर राज्य का मामला था, इस मामले में जो 15(4) है इस आर्टिकल के अधीन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ये क्राइटेरिया दे दिया गया था, जिसमें जो पिछड़ी जाति के लोग थे उनके लिए 28%, जो अधिक पिछड़ी जाति के लोग थे उनके लिए 22%, और जो SC/ST के लोग थे उनके लिए 18% का जो क्राइटेरिया है वो फिक्स कर दिया गया था। टोटल जो 68% है ये स्थानों की आरक्षण सीमा बता दी गई थी। तो
जो 68% जो स्थान है वो विशेष वर्गों के लिए आरक्षित या रिजर्व कर दिए गए थे। इससे जो योग्य लोग थे वो लोग इसके अंदर इजीली एडमिशन नहीं ले पा रहे थे और इन्होंने 15(4) का जो प्रोविज़न है उसको कोर्ट में चुनौती दी, क्योंकि जो स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें तो कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल जाता था और उन्हें नहीं मिलता था। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि जो पिछड़े वर्ग और अधिक पिछड़े वर्गों के बीच में ये जो वर्गीकरण किया गया है वह 15(4) के अंदर बिल्कुल सही नहीं है। अनुच्छेद जो 15(4) है वो सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से एक तरीके से पिछड़ेपन की परिकल्पना करता है, ना कि वह सामाजिक या केवल आर्थिक स्थिति की परिकल्पना करता है। कोई विशेष वर्ग पिछड़ा वर्ग है कि नहीं, इनके निर्धारण के लिए व्यक्ति की जाति जो है एकमात्र कसौटी नहीं हो सकती है। गरीबी, पेशा और निवास स्थान आदि बातों पर भी विचार होना चाहिए। तो यह जो ऑर्डर आया था इसके अंदर किसी भी पिछड़ेपन को डिसाइड करने के लिए जाति को आधार बनाया गया था और मैसूर राज्य ने जो ये तरीका अपनाया था, इस तरीके का रिजल्ट यह रहा कि जो पिछड़े वर्ग थे उनकी सूची में वे सभी जातियां और समुदाय उसके अंदर शामिल हो गए थे जिनमें विद्यार्थियों की संख्या का औसत प्रति 1000 सरकारी औसत से कुछ ऊपर था या उसके आसपास था। तो यह जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसके अंदर जो पिछड़े वर्ग हैं उन वर्गों की सूची में राज्य की 90% पॉपुलेशन आ गई थी और इससे मतलब बहुत आश्चर्य करने वाली बात यह है कि इनमें 68% का जो स्थान था वो स्थान पिछड़े वर्गों के लिए था। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिसीजन दिया कि इस तरह से राज्य की जनसंख्या के अधिकतम भाग को पिछड़े वर्गों में शामिल करना बिल्कुल सही नहीं है और यह 15(4) का जो है 15(4) के बिल्कुल अगेंस्ट है। जो भी शिक्षण संस्थान है उनमें पिछड़े वर्गों के लिए 68% का स्थान आरक्षित करना संविधान के बिल्कुल ही खिलाफ है। और ये जो 15(4) है वो पिछड़े वर्गों के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाने की शक्ति देता है, लेकिन इस तरह नहीं देता है कि यह जो पावर है वो बहुत ही ब्रॉड हो जाए। और इसके अंदर एक स्पेशल डिसीजन ये रहा कि यह जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया सारी जनसंख्या का 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इस डिसीजन के अंदर जो आरक्षण की सीमा है वो 50% फिक्स कर दी गई। इसके बाद आया इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का केस। इस केस में जो बालाजी बनाम मैसूर राज्य का जो डिसीजन था उस डिसीजन को बिल्कुल पलट दिया गया और ये कहा कि 15(4) के तहत जो पिछड़े वर्ग और ज़्यादा पिछड़े वर्ग हैं उनके आधार पे जो वर्गीकरण है या रिजर्वेशन है वो किया जा सकता है। और साथ में यह जो बालाजी बनाम मैसूर राज्य में 50% का रिजर्वेशन फिक्स कर दिया गया था वह एज इट इज़ रखा गया, यानी यह कहा गया कि 15(4) के तहत पिछड़े वर्गों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्पेशल प्रोविज़न तो बन सकते हैं लेकिन वह प्रोविज़न 50% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसके बाद है जो लोक नियोजन में अवसर की समानताएं देता है, यानी ये कहता है कि राज्य के अधीन जो भी सेवाएं हैं, जो नौकरियां हैं, उनके अधीन किसी भी तरह की भारत के नागरिकों में कोई भी असमानता नहीं की जाएगी। यानी यह जो अधिकार है वो केवल नागरिकों को ही दिया गया है। इस अधिकारों में एक्सेप्शंस भी शामिल है, यानी राज्य ऐसी यानी संसद जो है कोई भी शर्त या नियम बना सकती है और अलग अलग ये जो पांचों हैं धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और इसके साथ में निवास स्थान के आधार पर जो नौकरी की योग्यताएं और शर्तें हैं वह भी बदली जा सकती है और इसके अंदर जो कैटेगरी दी गई है रिजर्वेशन की वो भी शामिल है। इसके बाद अनुच्छेद 17 किसी भी तरह की अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त करता है। अगर कोई भी यह करता हुआ पाया गया या ना अगर कोई भी अनुच्छेद 17 के अगेंस्ट काम करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है, सजा है 500 रुपये का जुर्माना और 6 माह की कैद या फिर दोनों।
अनुच्छेद 18 किसी भी तरह की उपाधियों का अंत करता है, यानी जो उपाधियां हैं अपने नाम के आगे महाराजा या महारानी लगा देने की, उन सभी का अंत करता है। और जो अनुच्छेद 18 है वो भारत के किसी भी नागरिक को या गैर नागरिक को किसी भी तरह की उपाधि देने का अंत करता है। केवल इसके अंदर कोई शिक्षा या फिर अचीवमेंट से संबंधित कोई उपाधि है वो शामिल नहीं की गई है, यानी ऐसी उपाधियां उसे मिल सकती है, बाकी और कोई दूसरी उपाधियां नहीं मिल सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समानता देता है, अनुच्छेद 15 इन 5 आधारों के आधार पर असमानता को रोकता है, अनुच्छेद 16 जो नौकरियों में अवसर की समानता देता है, 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। तो हमारा जो समानता का अधिकार है यानी पहला मौलिक अधिकार है वो बिल्कुल कंप्लीट है। थैंक यू।